Hello, my dear student. Welcome to DKS. My name is Asif and I am here to teach you chemistry. केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, है ना। वो पढ़ाएंगे आपको पवित्र बाग सर। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले केमिस्ट्री के सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, है ना, वो भी किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और IIT JEE नीट एंड बोर्ड लेवल तक की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास के फुल सिलेबस आपको कराया जाएगा। ठीक है, फुल सिलेबस यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका 11th क्लास का, और ये 11th क्लास का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है ये कहीं ना कहीं 10th से भी रिलेटेड है। जो आप 10th में पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। एंड ये 12th से भी रिलेटेड है, 12th में भी है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब रही बात यहाँ पे, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास हमें लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। तो कंपाउंड जब आ गया हमारे पास, तो कंपाउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए कि सर कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड क्या होता है कि जब आपके 2 एटम्स या सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, केमिकली कंबाइन, या केमिकली जब कंबाइन होते हैं 2 और मोर सब्सटेंसेस इन फिक्स्ड रेशियो, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स बोलते हैं। जब तक फिक्स रेशियो नहीं बोलेंगे तब तक वो कंपाउंड्स नहीं होगा। क्लियर है? तो कंपाउंड मीन्स कहने का मतलब, अगर हम बात करें तो जैसे मान लो एक थोड़ा सा एग्जांपल ले, जैसे H2O हो गया, ये आपका कंपाउंड है। जैसे आपका CO2 हो गया, ये आपका क्या है? कंपाउंड्स है। कंपाउंड मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 1 एटम्स है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के 1 एटम से कंबाइन होंगे तभी आपका H2O मिलेगा, अदरवाइज वो H2O नहीं मिलेगा। हमने थोड़े से भी अगर इसके कंपोजिशन में छेड़छाड़ किया तो वो आपको वाटर जो मिलने वाला था वो वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे CO2 की बात करें तो कार्बन के 1 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। अगर हमने थोड़े से ऑक्सीजन के एटम्स को कम कर दिया या कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से कंबाइन कराया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलके आपको क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुआ। तो जैसे हमने कंपोजिशंस या जो कंबाइन होने की जो आपकी है ना रेशियो थी, अगर हम जो रेशियो चेंज कर दिए तो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो इज नोन एज कंपाउंड। ठीक है, चलो अब हम बात कर नेक्स्ट, हम अपने लेक्चर पे आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि सबसे पहले हम जब स्टार्टिंग हुआ था जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, तो वहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया था डेफिनेशन क्या था वहाँ पे कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स, है ना, वेजिटेबल्स से जो कंपाउंड्स मिलते हैं, है ना, जो कंपाउंड्स मिलते हैं उसी को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले जाते हैं। तो जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं इसको हम कार्बन केमिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। कार्बन केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। क्यों कार्बन केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं? आखिर कार्बन केमिस्ट्री ही क्यों बोला गया? इसको नाइट्रोजन केमिस्ट्री भी तो बोल सकते थे, ऑक्सीजन केमिस्ट्री भी तो बोल सकते थे, है ना, हेलोजन केमिस्ट्री भी तो बोल सकते थे। हम क्यों बोलते हैं कार्बन केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग केमिस्ट्री या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो कार्बन ही क्यों आते हैं? क्या रीजन है इसका? ठीक है, तो वो आज हम बात करने वाले हैं कि कार्बन ही क्यों होते हैं उसके बारे में। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है, वो कैटेनेशन शो करने की प्रॉपर्टीज होती है। कैटेनेशन क्या होता है सर? हाई कैटेनेशन ही नहीं, हाई कैटेनेशन शो करने की प्रॉपर्टीज होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर कैटेनेशन की बात करेंगे तो वो क्या होता है कि कार्बन ही कैटेनेशन शो करते हैं, हाई कैटेनेशन। बाकी और भी नाइट्रोजन भी आपका कैटेनेशन शो करते हैं, ऑक्सीजन भी शो करता है, लेकिन कार्बन की जो कैटेनेशन पावर है वो हाई होता है।
अब देखो कैटेनेशन का मतलब क्या होता है। आपने कार्बन के बारे में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं। देखो इस तरह से कार्बन के बीच में बॉन्ड बनते हैं। तो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, एक लॉन्ग फॉर्म चेन बनाने की प्रॉपर्टीज है, पहली चीज तो ये। और लॉन्ग फॉर्म चेन बनाने के साथ साथ लॉन्ग चेन बनाना ही बड़ी बात नहीं होती है, इससे स्टेबल रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। मीन्स सर हमने मान लो कि ये सी ए, ये बी, ए बी ने यहाँ पे दोस्ती कर लिया मीन्स फ्रेंडशिप कर लिया, बॉन्डिंग बन गई। अब ये बॉन्डिंग बनना बड़ी बात नहीं है, ये बॉन्डिंग, ये फ्रेंडशिप को आगे तक लेके जाना ये बड़ी बात होती है। तो वही कार्बन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन तो बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड को बना के स्टेबल रखने की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कार्बन के पास ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि कैटेनेशन की एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और रिंग इज नोन एज कैटेनेशन। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर्म बनाने की जो प्रॉपर्टीज होती है कार्बन में सबसे ज़्यादा होती है, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा होने के साथ साथ ये बॉन्ड जो ब्रेक होती है, बॉन्ड ब्रेक या बॉन्डिंग पावर बोल लीजिए, बॉन्ड एनर्जी बोलिए, कार्बन कार्बन के बीच में ज़्यादा होती है, हाई होती है। इसी के वजह से कार्बन ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। ठीक है, ड्यू टू कैटेनेशन, ड्यू टू हाई कैटेनेशन एबिलिटी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब बॉन्ड बनाया है तो इसको तो स्टेबल भी तो रखना है इस बॉन्ड को। तो यहाँ पे बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, बॉन्ड एनर्जी उतना ही आपका हाई होगा। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लॉन्ग फॉर्म बनाते हैं, उसके साथ साथ बॉन्ड एनर्जी भी हाई होता है। एंड जो कार्बन है, नेक्स्ट पॉइंट, जो कार्बन है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। मीन्स आपने देखा होगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनते हैं, कार्बन डबल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं। ये कार्बन बना सकते हैं, ये बॉन्ड क्लियर है। तो कार्बन एक तरह से इस टाइप के बॉन्ड बनाते हैं, जिस तरह से मान लो कि कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं, 1 2 सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ एक आपका सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर कार्बन 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है? एक बात आती है यहाँ पे क्या कि कार्बन 4 बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, 4 से ज्यादा क्यों नहीं बॉन्ड बना सकते? ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। पहले कार्बन 4 बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं कि पहले कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली बात है नॉन मेटल के बीच में, जैसे कार्बन नॉन मेटल है एंड नॉन मेटल के बीच में आपका कहीं ना कहीं कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम शेयरिंग से कोई काम करते हैं, तो शेयरिंग से कोई बिजनेस खोलते हैं, तो उसको कोवलेंट बोलते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे कार्बन क्या करता है, अपने आपस में ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से आपका जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बड़ी बात यहाँ पे कि कार्बन एक एलिमेंट नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2। अब जब यहाँ पे देखेंगे 1s2 2s2 2p2 की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, किसमें? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है आपका? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स कहने का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है सर, एक क्या होता है आपका? वैलेंसी भी होता है। तो वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही डिफरेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड वैलेंसी क्या होता है कि मैक्सिमम बॉन्डिंग कैपेसिटी, एक एलिमेंट कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, उसको वैलेंसी बोलते हैं। तो जब 1 से 4 इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एलिमेंट के साथ, एलिमेंट के पास 1 से 4 एटम हो, तो 4 एटम हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन
वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है आपका, वैलेंसी होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू वैलेंसी। तो कार्बन के बारे में बात करेंगे तो सर कार्बन के तो 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा, 4 होगा। तो इसके वजह से कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी भी सेम होता है। तो कार्बन फैमिली की ही बारे में अगर बात करेंगे, है ना, तो कार्बन की फैमिली ही 4 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो ये है आपके कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी दोनों ही सेम होता है। मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, जिसकी वजह से 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, जिससे वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो इसलिए कार्बन क्या होते हैं, मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है। चलो ये तो हुई बात हमारी, है ना, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये इसके बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कार्बन एग्जिबिट्स बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मीन्स कहने का मतलब है कि कार्बन है फ्लेक्सिबल है, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए भी, डबल बॉन्ड बनाने के लिए भी, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाने के लिए, और है ना ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी है। तो अब रही बात यहाँ पे क्या है कि कार्बन कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, कार्बन को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी भी बोलते हैं। टेट्रावैलेंसी क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। एंड इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। जब आप यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे 10th क्लास में, टेट्रावैलेंट इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, इसको टेट्रावैलेंट बोलिए या टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। तो ये हम अभी आगे जाके हम बात करेंगे, नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में हम बात करेंगे कि sp3 इसको क्यों बोलते हैं, एंड इसको डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में 11th का ही चैप्टर है, जिसको बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। कार्बन हैज टेट्रावैलेंसी, ये हमने आपको समझा दिया, कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंसी होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 बॉन्ड्स इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि क्यों बोले जाते हैं टेट्रावैलेंसी, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंस बोलते हैं, या टेट्रावैलेंट या टेट्राहेड्रल बोल लो, है ना, टेट्रा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, टू एग्जिबिट टेट्रावैलेंसी कार्बन, तो सिंगल बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है ना, 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। जैसे 1 ट्रिपल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ पे है तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे है ना 4 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, ये फर्स्ट का एग्जाम्पल हो गया। 2 डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, एकदम सही है सर। कार्बन यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है ये 2 डबल बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है। अब देखो थर्ड नंबर में क्या है कि 1 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, जैसे कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे देखो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, तो इस कार्बन को जब देखेंगे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया है और ये सिंगल बॉन्ड बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये भी बना सकते हैं। और 1 ट्रिपल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, एकदम सही है सर। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड भी बन गया और एक कार्बन, तो इस कार्बन को जब देखेंगे तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना रहा है और सिंगल बॉन्ड, तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटीज हैं 4 बॉन्ड बनाने की। जब इसमें देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे देखेंगे देखो क्या कि यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है, इसमें भी 4 बॉन्ड है, इसमें भी 4 बॉन्ड है और यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है, तीनों चारों के क्या है केसेस में आपके 4 बॉन्ड हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि कार्बन एक्सिबिट्स आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन्स कहने का मतलब है कि आइसोमर्स वो होते हैं जिसका क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टीज होती है, आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ठीक है। इसलिए कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन केमिस्ट्री, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कार्बन केमिस्ट्री। यहाँ जो हमने आपको बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री ही क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कार्बन केमिस्ट्री, क्योंकि कार्बन की प्रॉपर्टीज जो होती है ये आपके हाई कैटेनेशन प्रॉपर्टीज होती है, एबिलिटी होती है क्या कैटेनेशन फॉर्म करने की। दूसरा क्या होता है कि उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, हाई होता है कार्बन कार्बन के बीच में। मल्टीप्लिसिटी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, टेट्रावैलेंसी होती है जिसकी वजह से है ना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज, सीधा सिंपल बोल सकते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन कार्बन कंटेनिंग बोलना थोड़ा सा अच्छा होगा या नहीं होगा वो हम थोड़ा सा आगे के बारे में बात करें, आगे हम बस अभी एक कुछ स्लाइड में बात करने वाले, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर, है ना,
अभी जो हमने बोले कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो, वो बोलना सही है या गलत है, उसको कुछ एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, ठीक है, उसको हम कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल बोले तो जैसे मान लो CH4 लिख लिया हमने सर, क्या लिख लिया, CH4 लिख लिया। जैसे सर यहाँ पे C6H12O6 लिख लिया, आपको नेम पता होगा क्या है ये, CH4, ये आपका मीथेन है, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका ग्लूकोज। इसीलिए इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो सर CO2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, NaHCO3, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए अच्छे से, इन दोनों को अच्छे से देखने का मतलब है कि जब यहाँ पे देखेंगे तो सर यहाँ पे भी आपका कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। क्या दोनों ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या दोनों ही आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है, ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड राइट में जो लिखा है हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो फिर ये तो हमारा गलत हो गया कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो गलत हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। तो ऐसा है कि ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्यों, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग तो है, लेकिन कार्बन कंटेनिंग तो है, लेकिन ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता है, जिसकी वजह से ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों ही हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सीधा सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से या डेड प्लांट से या फिर वेजिटेबल से, जो भी है वहां से अगर हमें कोई भी कंपाउंड मिलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड जैसे एग्जांपल आपका शुगर हो गया है ना, यूरिया हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उसको ऑर्गेनिक, एंड जो नॉन लिविंग से मिलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। या जो कहाँ पे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एग्जांपल जैसे रॉक्स हो गया, सॉल्ट हो, रॉक्स हो गया, जैसे आपका मिनरल्स वगैरह हो गए, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी सॉल्ट रॉक्स हैं, वो सब क्या हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसका मतलब सर क्या कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मेटल कार्बोनेट्स हो गया, बाइकार्बोनेट्स हो गया, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग तो है, लेकिन ये कंपाउंड्स जो है ये डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग तो है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज, डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, हाइड्रोकार्बन तो सर समझ में आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या होगा। हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसमें हाइड्रोजन भी हो एंड कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड कार्बन जो कंटेनिंग कंपाउंड होंगे उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव को हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से बात करते हैं। क्या एग्जांपल? जैसे मान लो कि आपके पास मिल्क है ना, हमारे घर में मिल्क होते हैं, तो मिल्क से हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं? आपके मन में तो आ ही रहा होगा, अरे सर मिल्क से तो हम क्या बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, कर्ड हमारा फेवरेट। कर्ड के अलावा सर कर्ड नहीं है, हमें लस्सी भी बनाना है, चलो ठीक है भैया तुम लस्सी बना लो, ठीक है। नहीं सर हमें लस्सी नहीं बनाना, हमें क्या बनाना है, स्वीट बनाना है। नहीं सर हमें क्या बनाना है, चाय बनाना है, बनाओ कुछ भी बना लो। लेकिन जो आपका प्रॉपर्टीज है, जो मिल्क है, मिल्क से हमने अलग अलग जो सब्सटेंसेस बनाए, अलग अलग जो कंपाउंड बनाए, उसी को क्या बोलते हैं, जो डेरिवेटिव, इसी को क्या बोलते हैं। जैसे कर्ड हो गया, लस्सी हो गया, स्वीट हो गया, टी हो गया, ये क्या है, डेरिवेटिव। कहाँ से डिराइव किया हमने, मिल्क से डिराइव किया। तो वही चीज आपका हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन एक्चुअल है, इसमें से हम जो अलग अलग कंपाउंड्स डिराइव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे मान लो कि एल्केन है, एल्केन का डेरिवेटिव अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, अल्काइल। आपने पढ़े होंगे
CnH2n+2, लेकिन अल्काइल क्या हो गए, 1 हाइड्रोजन को रिमूव करके क्या है CnH2n+1, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में हम आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अल्काइल एंड एल्केन के बारे में, ठीक है। चलो इसके साथ साथ हम बात करने वाला बात, अब देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एसिड डेरिवेटिव, जैसे एसिड आपने सुना होगा 10th क्लास में, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एंड आप यही पढ़े लेकिन डेरिवेटिव नहीं पढ़े। जब 11th में आएंगे तो आप यहाँ पे 11th में डेरिवेटिव भी है, कार्बोनिल कंपाउंड एसिड हैलाइड COX, एसिड हैलाइड हो गया आपका, एसिड एनहाइड्राइड हो गए, इसी तरह से एसिड अमाइड हो गया, ये सब क्या एसिड डेरिवेटिव ही हैं। तो ये हम नेमिंग में पढ़ेंगे, आगे लेक्चर में नेमिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमने अभी तक पढ़े क्या, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखा, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक देखे, उनमें से डिफरेंसेस देखे, और कार्बन केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री ही क्यों बोला जाता उसके बारे में भी हमने बात किया। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कार्बन जो है 4 बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, इसके बारे में हमने बात कर लिया, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके आउटर मोशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी 4 होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है पहले हम समझते हैं। देखो पहले जो अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे, जो अभी हमने बात की थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कहाँ से होते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फाउंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वेजिटेबल्स वगैरह से, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक वाइटल फोर्स थ्योरी नाम का था, वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जिलियस ने दिया था। क्या दिया था, बर्जिलियस ने दिया था। उन्होंने बोला क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, किसके अकॉर्डिंग, वाइटल फोर्स। इसी थ्योरी को क्या बोला गया, वाइटल फोर्स थ्योरी, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में हम नहीं बना सकते। ये हम ओनली कहाँ से बना सकते हैं, हम वेजिटेबल से हो सकता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अलग टाइप का फोर्स होता है जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसने दिया, आपका बर्जिलियस ने दिया। बर्जिलियस ने क्या बोला कि विच अज्यूम दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली फॉर्म्ड इन लिविंग सेल्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम बाय आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरीज और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरीज में या फिर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते, ठीक है। तो क्योंकि इसमें एक अलग टाइप का फोर्सेस होता है जिसकी वजह से, तो इसी थ्योरी को क्या बोला गया, वाइटल फोर्स थ्योरी 1809 सेंचुरी में दिया गया। लेकिन जब कोई इंसान, अगर हमारे फ्रेंड सर्किल में अगर कोई चीज़ बोल दिया जाता है कि भैया तुम्हें ये चीज़, तुमसे ये चीज़ ना हो पाएगी, तुम ये चीज़ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हम ईगोइस्टिक में आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि उस चीज़ को फेल करते हैं, उसको अलग कर दें। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी कुछ दिन तक तो रहा, लेकिन ये आगे जाके ये क्या हो गए, ये आगे जाके क्या हो गया, डिसरिगार्डेड हो गया, डिसप्रूव्ड हो गया। एक साइंटिस्ट नेम था वॉलर, क्या था नाम, वॉलर ने क्या कर दिया, इसके प्रॉपर्टीज या इसके कंपाउंड, या इन्होंने जो थ्योरी दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स, इसको डिसप्रूव कर दिया। डिसप्रूव मीन्स कहने का मतलब कि बर्जिलियस ने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक से ही हम प्राप्त बना सकते हैं, हम उसको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। लेकिन वॉलर ने प्रूफ कर दिखाया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के दिखाया। कहाँ, अमोनियम साइनाइड से यूरिया में। तो ये पहला कंपाउंड था यूरिया, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया है ना। ये अमोनियम साइनाइड है, इसको हीट करने के बाद क्या बनता है, आपका यूरिया बनता है। हाँ, यूरिया वही जो हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लांट्स के, है ना, जो भी पौधे होते हैं, जो धान वगैरह के जितो भी खेतों में जो होता है, उसमें यूरिया का यूज़ किया जाता है ग्रोथ करने के लिए। अब सोचो यूरिया अगर नहीं होता तो हम क्या यूज़ करते, ठीक है। तो ये सबसे पहला, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक, तो आपका क्या है, आपका यूरिया का नाम आएगा। और कहाँ से बनाया गया, अमोनियम साइनेट से। तो ये वॉलर ने सबसे पहले दिया। इसी तरह से जब वॉलर आगे आए तो धीरे धीरे क्या हो गया आपका कि एसिटिक एसिड, कॉल्ब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बनाया, एक एसिटिक एसिड बना के दिखाया। इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारे एसिटिक एसिड, वही जो हम विनेगर में यूज़ करते हैं, विनेगर, ठीक है। इसी तरह से आपका मीथेन का भी आपका हो गया, मीथेन कंपाउंड भी बन गए,
बर्थोलेट ने आपको मीथेन कंपाउंड दे दिया। तो इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड का क्या होगा, डिस्कवर हो गया। वो भी कहाँ, आर्टिफिशियली हम उसको बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सब थे हमारे पास क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ से हिस्ट्री कैसे आया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को है ना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही क्यों बोलते हैं, ये ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था हमारे पास। आगे लेक्चर में हम कहीं ना कहीं इसके हम क्या बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें। फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस के बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्यों, हम क्यों पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। चलो तो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस, हम जितने भी आजू बाजू में हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, अब जब देखेंगे घर में, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होता है, जैसे मेडिसिन, अभी अब कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मेडिसिन में यूज किया जाता है क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज करते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में है ना, फार्मा इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन में क्या यूज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। जैसे मान लो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो कोल है, एलपीजी है ना, केरोसिन वगैरह है, उसमें क्या होता है, कार्बन तो होते हैं, कार्बन कंटेनिंग ही होते हैं। तो ये सब जो है हमारे है ना एवरीडे लाइफ में, ये बताओ अगर मेडिसिन नहीं हो, है ना, एलपीजी नहीं हो तो हमारा खाना कैसे बनेगा, ऑयल नहीं हो तो कैसे होगा काम, बताओ क्या चीज़, कैसे हम जलाएंगे कोई चीज़। जैसे हम मान लो रंग, डाई इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है कार्बन कंटेनिंग। पॉलीमर के बारे में बात कर लीजिए, पॉलिस्टर के बारे में बात करिए, पॉलीथीन के बारे में बात कर लीजिए, जितने भी आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हैं, हर जगह आपको क्या है मिलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलेगा। अब सोचो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें ही नहीं पता होगा कि क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि ये कॉस्मेटिक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आखिर कहाँ पे यूज है, इसका यूज क्या है, ठीक है। जैसे मान लो आपका यहाँ पे एग्जांपल जैसे फूड इंडस्ट्री में होगा, फूड मीन्स कहने का मतलब जब हम रोटी खाते हैं या राइस खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट ही क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका डेफिनेशन है ये, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है, आपका कार्बन प्रेजेंट है। अगर कोई चीज़ आप खा लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज। फाइनल में बॉडी को क्या मिलता है, आपको ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आ रही बात। तो ये सब इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। फूड इंडस्ट्री में हो गया, पॉलीमर इंडस्ट्री में हो गया, या फिर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में हो गए, है ना, कॉस्मेटिक हो गया, फर्टिलाइजर में भी यूज होते हैं। यूरिया, फर्टिलाइजर्स को हम कैसे भूल सकते हैं, तो फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंस देख लिए, क्या यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और फिर बेसिक फंडामेंटल हमने आज यहाँ पे क्लियर किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम कहीं ना कहीं आगे हम कंपाउंड्स के बारे में और बात करेंगे, नेमिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक पूरा फुल सिलेबस आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। और कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप आराम से कमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।